वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। यह सेशन 31 दिसंबर 2022 का है। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आ ही चुका है। आप सभी लोगों ने पिछले साल में कई सारे फ्रंट्स पे कई तरीके की प्रॉब्लम्स फेस की होंगी और आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका ये नया साल बहुत ही बढ़िया बेहतर होगा। ज़रूर से ये नया साल बेहतर होगा। आपने अपने लिए कुछ चेंजेस भी सोच ही रखे होंगे कि हाँ, इस साल आप अपने आप में या अपनी लाइफस्टाइल में या अपने आसपास के लोगों से जुड़े हुए अपने कनेक्शंस में क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं। आप ज़रूर से अपनी लाइफ में छोटे या बड़े जो भी चेंजेस आपने सोचे हों अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऑप्ट करिएगा, ताकि ये साल जैसा कि आपने सोचा है कि बढ़िया और बेहतरीन हो, बिल्कुल वैसे ही आपकी सहूलियत के हिसाब से बन जाए। उम्मीद करेंगे कि ये साल आपको सक्सेस देगा और आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को ईजीनेस के साथ आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। अगर लास्ट ईयर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपके मन में कोई बिटर मेमोरी क्रिएट की है तो उसे नज़रअंदाज करिएगा, और अगर आपने कुछ ऐसा किया है जिसमें आपने सेंस ऑफ अचीवमेंट फील किया हो, उसे कैरी ऑन करते हुए अपने इस नए साल को बेहतर बनाइए। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को नए साल की एक बार फिर से शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला आर्टिकल। हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो सिटी फाइनेंस रैंकिंग के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2 की इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। पहले का नाम है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और दूसरे का नाम है सिटी ब्यूटी कंपटीशन। यहाँ पे पहले तो आप इन दोनों ही इनिशिएटिव के नामों को खंगाल लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या है। हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं। सिटीज़ इन जनरल अर्बन लोकल बॉडीज़ का पार्ट होती है ना। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उन्हीं का पार्ट होती हैं सिटीज़। उनके पास कुछ रेवेन्यू के सोर्सेस होते हैं जहाँ से उनको पैसे मिलते हैं, मतलब उनके पास फाइनेंस आता है। उस फाइनेंस को वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, उस फाइनेंस को कितना बेहतर तरीके से सिटी के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसी के बेसिस पे सिटी फाइनेंस रैंकिंग में किसी भी स्टेट किसी भी सिटी को रैंक किया जाएगा या अर्बन लोकल बॉडी को रैंक किया जाएगा। सिटी ब्यूटी कंपटीशन, गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि ब्यूटिफिकेशन किया जाए सिटीज़ का, ताकि एक तो लोगों के लिए जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो और लोग बेहतर महसूस करें इन शहरों में रहते हुए। तो कौन सी सिटीज़ हैं जो अलग अलग फ्रंट पे अपने शहर को ब्यूटीफुल बनाने में लगी हुई हैं, उनके बीच में एक कंपटीशन होगा और देखा जाएगा किसने कितना बेहतर किया है। तो यहाँ पर नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पहली रैंकिंग है उसमें हम फाइनेंसेस इवेलुएट करने वाले हैं और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम उनकी ब्यूटिफिकेशन को इवेलुएट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले के साथ, दैट इज़ सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022। जो सिटी फाइनेंस रैंकिंग है इसमें हम इवेलुएट, रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड करेंगे इंडिया की सिटीज़ को। इंडिया की सिटीज़ को मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ को, इस बेसिस पर कि उन्होंने अपने करंट फाइनेंशियल हेल्थ की क्वालिटी में क्या चेंजेस किए हैं। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, तो क्या उन्होंने ऐसा किया है? हम इसमें उन्हें रिवॉर्ड करेंगे, उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जो स्टेट या सिटी के ऑफिशियल्स हैं वो मोटिवेट होंगे, जो डिसीजन मेकर्स हैं वो मोटिवेट होंगे कि जो म्युनिसिपल फाइनेंस है उसको रिफॉर्म किया जाए, उसे और बेहतर किया जाए। कैसे पता करेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ ने अपने फाइनेंस को बेटर किया है या नहीं? 15 इंडिकेटर्स होंगे जिन्हें हम 3 की एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे इवैल्यूएशन के पर्पस से। एक तो होगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन, दूसरा एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस और तीसरा फिस्कल गवर्नेंस। इन्हीं 3 बेसिस पर इवैल्यूएशन किया जाएगा। रिसोर्सेस को आपने कैसे मोबिलाइज किया, आपने कैसे उसको खर्च किया और ओवरऑल आपका पैसा खर्च करने का जो गवर्नेंस का तरीका था वो कैसा रहा। चूँकि अलग अलग सिटीज़ की पॉपुलेशन अलग अलग होती है, तो एक ऐसी सिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, अगर मतलब 1 मिलियन पॉपुलेशन हो, वहाँ पर आप एक ऐसी सिटी को जहाँ पर 4 मिलियन या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है एक साथ इक्वेट करके कंपेयर करेंगे तो सही नहीं है ना। मतलब जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए सिटीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो क्रिएट की गई हैं। सिटीज़ ऐसी जहाँ पर पॉपुलेशन 4 मिलियन के ऊपर है, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से 4 मिलियन के बीच है, ऐसी सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के बीच में है, और ऐसी सिटीज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है। तो मतलब एक ऐसी सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से भी कम है और एक ऐसी सिटी जहाँ पर पॉपुलेशन 40 लाख के भी ऊपर है, उन्हें एक साथ तो इक्वेट करके कंपेयर नहीं कर सकते ना। इसी रेफरेंस में डिवीज़न क्रिएट किया गया है। टॉप 3 सिटीज़ कैलकुलेट की जाएंगी हर एक कैटेगरी में। चारों कैटेगरी में 3-3 सिटीज़ को चुना जाएगा, तो ज़्यादा सिटीज़ को चुनने का मौका भी मिलेगा।
सिग्निफिकेंस ये रहेगा कि जो सिटी फाइनेंस रैंकिंग होगी उसके ज़रिए जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके परफॉर्मेंस को हम इवेलुएट कर पाएंगे, स्पेसिफिकली उनकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस को, और इसके ज़रिए वो फर्दर इम्प्रूवमेंट को लेकर भी इंसेंटिवाइज होंगे। देखा जाएगा कि क्या और कितना क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज इन अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा इंडिविजुअल्स को दी जा रही हैं। तो ये तो पूरा मामला सिटी फाइनेंस रैंकिंग का हुआ, जो इसका एक पार्ट है। जो दूसरा पार्ट है वो सिटी ब्यूटी कंपटीशन का है। इस कंपटीशन में हम इनकरेज और रिकॉग्नाइज करेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशनल एफर्ट्स किए गए हैं सिटी या फिर वार्ड्स के द्वारा, कि कैसे उनका शहर ब्यूटीफुल बने, इनोवेटिव बने और पब्लिक स्पेसेस बेहतर हों। अब सबके घरों को खूबसूरत बनाने की बात नहीं चल रही है, ये काम लोकल बॉडीज़ का है भी नहीं, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं क्या उनको ब्यूटीफुल बनाया गया है। ऐसा करते वक्त 5 चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। एक्सेसिबिलिटी, क्या जो दिव्यांगजन हैं, एल्डरली पर्सन हैं, वो इन पब्लिक प्लेसेस को अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। एमिनिटीज़, वॉशरूम्स, पानी की सुविधा, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं क्या वो अवेलेबल हैं। क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन पब्लिक प्लेसेस पर, खूबसूरती पर कितना ध्यान दिया गया है और इकोलॉजी को कितना प्रिजर्व किया गया है। 5 पैरामीटर्स को कॉग्निजेंस में लेकर, संज्ञान में लेकर ये सिटीज़ इवेलुएट की जाएंगी। सिटीज़ कौन सी पार्टिसिपेट करती हैं, कौन सी नहीं, ये तो वॉलंटरी है। जो चाहे वो पार्टिसिपेट करे, जिसने बढ़िया परफॉर्म किया है वो ऑफ कोर्स पार्टिसिपेट करना चाहेगा। हालांकि इनकरेज किया जाएगा कि ज़्यादातर सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि एक हेल्दी कंपटीशन जनरेट हो। जो सिटी ब्यूटी कंपटीशन है, इसके ज़रिए ब्यूटीफुल वार्ड्स और ब्यूटीफुल पब्लिक प्लेसेस जो सिटी के लेवल पे हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये तो सिटी ब्यूटी कंपटीशन के बारे में बात हो गई। तो ये जो दोनों इनिशिएटिव थे इनको अभी हमने यहाँ पे कवर किया, और ये दोनों ही इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से एसोसिएटेड थे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस के बारे में है। G20 दिया कहिए आप। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक ने G20 दिया को लॉन्च किया। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया गया। इसमें होगा क्या कि जो इनोवेटिव या इम्पैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजी है, कई तरीके के नए नए इनोवेशंस होते रहते हैं। ये इनोवेशंस कौन करता है? इन जनरल स्टार्टअप्स इनोवेशन करते हैं। तो ये जो स्टार्टअप्स इनोवेशन कर रहे हैं, ये स्टार्टअप्स जो G20 या ऐसे नॉन G20 कंट्रीज़ जिनको हमने इनवाइट किया है इस मीटिंग में, उन देशों के जो भी स्टार्टअप्स हैं हम उनको इनवाइट करेंगे कि आइए और बताइए आपने क्या और बढ़िया टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के निकाले हैं। यहाँ पे 174 स्टार्टअप्स को हम इनवाइट करेंगे। उनसे कहा जाएगा एड टेक, हेल्थ टेक, एग्री टेक, फिनटेक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्कुलर इकोनॉमी, इसके रेफरेंस में अगर आपने कुछ इनोवेशन किया है तो दिखाइए। उनकी इनोवेशंस को लिया जाएगा और इवेल्युएट किया जाएगा। जो एंट्रीज होंगी उन्हें एक डाइवर्स ज्यूरी जिसमें एकेडमिशियंस, कॉर्पोरेट एक्सपर्ट्स, मिनिस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स होंगे, वो इवेल्युएट करेंगे और हर सेक्टर से टॉप 3 जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक्नॉलेज किया जाएगा और अवार्ड दिया जाएगा। तो 6 सेक्टर्स हैं, 18 स्टार्टअप चुने जाएंगे और उनके जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस होंगे उनको G20 कंट्रीज़ में इनकरेज किया जाएगा। स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया गया ताकि साइबर रिस्क को लेकर लोग सेफ रहें और क्या रिस्क हो सकते हैं उनको डील करने के तरीके को लेकर उनको जागरूक किया जाए, बताया जाए। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में है। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि जो असेंबली और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं आसाम की, उनका डिलिमिटेशन का काम शुरू हो गया है। डिलिमिटेशन में क्या किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनकी बाउंड्री को आगे पीछे किया जाता है। देखिए, समझिए कि आपने देखा होगा एक तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी होती है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। कई बार एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक से ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज बन जाती हैं। सपोज करिए कि ये 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ठीक है, और दोनों की जो पॉपुलेशन है वो एक टाइम पर 1 लाख और 1 लाख है। अचानक से इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है वो 2 लाख हो गई, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो पॉपुलेशन है वो 1,40,000 ही हुई है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन डील कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या होता है कि बाउंड्री को इस तरीके से रीफ्रेम कर देना कि दोनों में पॉपुलेशन लगभग इक्वल हो जाए, जितना प्रैक्टिकल है। वी कैन नॉट से कि आप एकदम इक्वल बना ही लोगे। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जहाँ पे 2 लाख पॉपुलेशन है, इसमें से 30 लाख निकाल के इसमें डाल दो तो यहाँ 1,70,000 हो जाएगा और यहाँ भी 1,70,000 की पॉपुलेशन हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूंसीज फिर से बराबर हो जाएंगी।
ऐसा करते वक्त बाउंड्रीज आप चेंज करोगे, मतलब ये जो 1,40,000 वाली है ना, इसकी बाउंड्री को आप यहाँ तक लेकर आओगे ताकि इनकी पॉपुलेशन थोड़ी सी इसमें आ जाए। इसे ही डिलिमिटेशन कहा जाता है। ऐसा करते वक्त बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो कास्ट या फिर रिलीजन के बेसिस पे मोबिलाइज होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पार्टिकुलर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं, ठीक है, या यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग डोमिनेट करते हैं और यही कारण है कि एक पार्टिकुलर पार्टी यहाँ पे अक्सर इलेक्शन जीत जाती है। और आपने डिलिमिटेशन करते वक्त उस कास्ट ग्रुप के लोगों को छांट के, जहाँ पर उनकी पॉपुलेशन मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा थी, ठीक है, तो आपने उनको इस तरफ इसमें डाल दिया, जबकि यहाँ से अगर आप डिलिमिटेशन करते तो फिर इधर नहीं जाते, लेकिन आपने इधर से करके उन कास्ट ग्रुप के लोगों को डाइवर्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि अब वो यहाँ पे कम हो जाएंगे और उनका जो एक कलेक्टिव वॉइस थी वो वीकन हो जाएगी। तो ऐसा कई बार डिलिमिटेशन की जो पावर होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं वो इस तरीके से मॉड्यूलेट भी की जा सकती हैं जहाँ पर कोई माइनॉरिटी या कोई मेजॉरिटी में हो जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है। वो किसी के फेवर में काम नहीं करती, किसी के फियर से काम नहीं करती, ताकि जो बाउंड्रीज को चेंज किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, इसमें जो भी काम हो उसमें कोई धांधली, कोई गड़बड़ी ना हो और सभी लोग कंफर्टेबल फील करें कि ये सही हुआ है। तो डिलिमिटेशन एक इंडिपेंडेंट डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू किया जाता है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिलिमिटेशन एक्ट के तहत बनाती है। बनाया तो एक एक्ट के थ्रू ही जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इनका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट का डिलिमिटेशन कमीशन के बनाए जाने की बात करता है हर सेंसस के बाद। अभी तक जरूरी नहीं कि हर सेंसस के बाद बनाए जाएं, अभी 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है। जो कमीशन है वो बाउंड्रीज वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिसाइड करता है इस बेसिस पर कि जो सो फार एज प्रैक्टिकेबल है सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन सेम हो जाए, और SC ST कम्युनिटी के लोगों को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिजर्वेशन मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, ये डिसाइड करने का काम भी डिलिमिटेशन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो ये काम करते हैं। जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और जिस भी स्टेट में ये डिलिमिटेशन का काम हो रहा है ना, वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी बुला लेते हैं कि आप भी आ जाओ, मिलके करते हैं। भारत में आज तक 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। एक 1952 में, दूसरा 63 में, तीसरा 73 में और चौथा 2002 में, और इसके लिए रेस्पेक्टिव लॉज भी पास किए गए। तो ये तो पूरा मामला डिलिमिटेशन कमीशन का हो गया। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो धनु यात्रा के बारे में है। धनु यात्रा फेस्टिवल जो है इसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाता है। उड़ीसा के बारगढ़ में हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। एक्चुअली में बारगढ़ का जो पूरा एरिया है ना, वो पूरा एरिया ही एक थिएटर बन जाता है जहाँ पर ये पूरा ड्रामा परफॉर्म किया जाता है। धनु यात्रा उड़ीसा के कल्चर से एसोसिएटेड है। धनु यात्रा एक एनुअल ड्रामा है जो ओपन एयर थिएटिकल परफॉर्मेंस है। उड़ीसा के बारगढ़ का ओपन एयर थिएटर है। लगभग 5 स्क्वायर किलोमीटर में इसका थिएटर पूरा तैयार हो जाता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पूरे बारगढ़ को ही ये इस यात्रा के स्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। धनु यात्रा गुड की एविल के ऊपर विक्ट्री को पोर्ट्रे करता है। शुरू हुआ हमारे देश की आज़ादी के बाद ये मानकर कि जो गुड था उसे एविल यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर विक्ट्री मिल गई। हालांकि इसमें माइथोलॉजिकल इंसिडेंट्स पोर्ट्रे किए जाते हैं, जैसे कि जब कंस ने मथुरा में उग्रसेन जी को गद्दी से उतार दिया, उनकी डीथ्रोनिंग को यहाँ पे दिखाया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और उग्रसेन को फिर से गद्दी पे बिठा दिया गया। तो इसी पूरे इंसिडेंट को यहाँ पे धनु यात्रा में दिखाया जाता है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नीलगिरी थार के बारे में है। तमिलनाडु की सरकार ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है ताकि नीलगिरी थार को कंजर्व किया जा सके, और इसके लिए सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च भी करने वाली है। लोकल नेम है वरयाडू। नीलगिरी थार को कॉमनली देखिए, ये मतलब एकमात्र कैप्रिनाइज स्पीसीज है जो कि सदर्न इंडिया के ट्रॉपिकल माउंटेन्स में मिलती है। कैप्रिनाइज स्पीसीज में भेड़ या बकरियों की स्पीसीज आती हैं। ये वेस्टर्न घाट के एंडेमिक हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। एक्चुअली में तमिलनाडु और केरला के बीच का जो वेस्टर्न घाट का एरिया है वहीं पर इनकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ये माउंटेन गोट्स हैं जो 300 मीटर की हाइट से लेकर 2600 मीटर की हाइट तक दिख जाते हैं। वैसे तो हमें जानकारी में है कि 3122 नीलगिरी थार्स वाइल्ड में यानी कि जंगलों में अवेलेबल हैं, लेकिन जो 16 फॉरेस्ट ग्रासलैंड है ना, उसके 14% एरिया में से ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मतलब इस एरिया में अब ये दिख नहीं रहे हैं। जो शोला फॉरेस्ट होता है ये पैच्ड फॉरेस्ट होता है, मतलब ऐसे यहाँ घास होगी और फिर यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे होंगे, फिर यहाँ पे घास होगी, ऐसे करके जो पैच्ड फॉरेस्ट होते हैं उन्हें शोला फॉरेस्ट कहा जाता है। IUCN स्टेटस नीलगिरी थार का इंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के शेड्यूल 1 में है। थ्रेट्स की बात करें तो इनका पॉपुलेशन लगातार फ्रेगमेंट हो रहा है। फॉरेस्ट फायर्स और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन और इकोलॉजिकल डेटा की कमी
इनकी वजह से हम इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन को अभी भी समझ नहीं पाए हैं। नीलगिरी थार के बारे में कुछ बेसिक बातें, प्रोजेक्ट की बात करते हैं। जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है इनको बचाने के लिए, इसमें एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होंगे जिनको एक टीम से मदद मिलेगी, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे, सीनियर साइंटिस्ट होंगे और रिसर्च फेलोज भी होंगे, फील्ड स्टाफ भी होगा। नीलगिरी थार प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हम नीलगिरी थार की पॉपुलेशन के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जिसके लिए सर्वे और रेडियो टेलीमेट्री स्टडीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। उनका हिस्टोरिकल हैबिटेट रिस्टोर करेंगे, उनके प्रॉक्सिमेट थ्रेट्स को इवैल्यूएट करेंगे और लोगों को इस स्पीसीज़ के बारे में अवेयर करेंगे। जो प्रोजेक्ट है इसे 2022 से 5 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2027 तक के लिए फंड्स मिल रहे हैं तमिलनाडु के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, उन्होंने प्रपोज किया है कि जो अहमदनगर है उसका नाम बदल देते हैं, उसका नाम बदलकर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर रख देते हैं। मालवा की एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट विमेन रूलर में से थी जिन्होंने मिडिल इंडिया में रूल किया। ये होलकर डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, मराठा एम्पायर के। इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में, महज 8 साल की उम्र में जो खांदेराव होलकर थे उनसे 1733 में हुआ था। इनके जो हस्बैंड थे ये बैटल ऑफ कुंभेर में मारे जाते हैं 1754 में। उसके बाद इन्होंने थ्रोन संभाल लिया और काफ़ी लंबे समय तक रूल किया। अहिल्याबाई होलकर जी फेमस हैं कई सारे फोर्ट्स और रूट्स बनाने के लिए। मालवा के रीजन में इन्होंने कई सारे फेस्टिवल्स को स्पॉन्सर किया और कई सारे जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके लिए डोनेशन भी ग्रांट किया। इनकी जो फिलैंथ्रॉपी है ये रिफ्लेक्ट होती है इनके द्वारा जो कई सारे टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, घाट, वेल्स, टैंक्स या रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं, उसमें इन्होंने कई सारे जो बहुत प्रोमिनेंट मराठी पोएट्स हैं जैसे कि मोरोपंत, शहीर अनंत गांधी और संस्कृत स्कॉलर खुशली राम, उन सभी लोगों को अपनी कैपिटल में इनवाइट किया था। जॉन के जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने क्वीन को द फिलोसोफर क्वीन का दर्जा दिया क्योंकि उनका जो पॉलिटिकल सेंस था वो बहुत ही वाइडर था और वो चीज़ों को बहुत ही फिलोसॉफिकल सेंस में देखा करती थी। तो ये सारी बातें अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रिपल टेस्ट सर्वे के बारे में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार को ऑर्डर किया कि वो अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शंस बिना अदर बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के ही करवाएं, बिकॉज जो ट्रिपल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती है। देखिए, जो पंचायती राज के प्रोविजंस हैं उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विमेन रिजर्वेशन को तो स्पेसिफाई किया गया है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये स्टेट्स के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये कहा गया है कि वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में जो भी कास्ट ग्रुप्स आते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं होगी कि उनको रिजर्वेशन मिलेगा ही। तो इसके लिए 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट फार्मूला इवॉल्व किया कि कहाँ और किस आधार पर अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों को अर्बन लोकल बॉडीज़ में या फिर जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके इलेक्शंस में रिजर्वेशन दिए जाएँ। 5 मेंबर का जो कमीशन था, यहाँ पर देखिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला 2010 में आया। 5 मेंबर कमीशन, ये बोला गया ट्रिपल टेस्ट फार्मूला में कि 5 मेंबर का एक कमीशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को लेकर प्रॉपर सर्वे करके डेटा कलेक्ट करेगा और ये 5 मेंबर के कमीशन का जो सर्वे होगा यही ट्रिपल टेस्ट के फार्मूला का बेसिस बनेगा। ट्रिपल टेस्ट में सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि कमीशन ने जो रिगरस एम्पिरिकल इंक्वायरी की है उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि क्या लोकल बॉडीज़ में अदर बैकवर्ड क्लासेस सच में रिप्रेजेंटेड नहीं है। दूसरा कि उनका प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन कितना हो वो स्पेसिफाई किया जाएगा। और तीसरा ये देखा जाएगा कि SC ST के साथ मिलाकर उनका रिजर्वेशन 50% क्रॉस ना करे। ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला 2021 में एक केस में फिर से आउटलाइन किया गया, दोहराया गया, दैट इज़ विकास किशन राव गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स केस। तो ये तो ट्रिपल टेस्ट सर्वे का मामला हो गया। रिविजन करते हैं। सिटी फाइनेंस रैंकिंग नीति आयोग ने लॉन्च किया, शुद्ध रूप से गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। धनु यात्रा बिहार में है, एकदम गलत है, ये उड़ीसा में है। डिजिटल इनोवेशन अलायंस इनोवेशन इकोसिस्टम को G20 कंट्रीज़ में बढ़ाएगा, सही बात है। क्वीन अहिल्याबाई होलकर ये रानी लक्ष्मीबाई की जो झांसी की हैं उनकी कॉन्टेम्प्रेरी थी, गलत है। ये 1757 में थी और क्वीन ऑफ झांसी ये 1857 में थी, तो बहुत अंतर है दोनों लोगों के टाइम पीरियड में। ट्रिपल सर्वे टेस्ट विकास किशन गवाली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में था, ये बात सही है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।